आज स्पेक्ट्रम का अध्याय 27 पढ़ेंगे हम लोग। भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण। उपनिवेशवाद अन्य लोगों की भूमि और संपत्ति पर विजय तथा नियंत्रण को संदर्भित करता है और भारत में ब्रिटेन एक औपनिवेशिक सत्ता थी। कथा उपनिवेशवाद क्या था? उपनिवेशवाद वह था कि जब हम दूसरों की भूमि और संपत्ति पर विजय कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे ब्रिटेन भारत में कर रहे थे, आए थे तो व्यापार करने के लिए, लेकिन जल्द ही हम लोग को क्या बना दिए, उपनिवेशी नीति अपना स्टार्ट कर दिए। भारत में अंग्रेजों की नीतियों को औपनिवेशिक सत्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। भारत में जो भी नीति चल रहा था अंग्रेजों का, जो भी वो चाल चल रहे थे, वो सब क्या था, अपने सत्ता को बनाने के लिए उसी अनुरूप अपना नीति बनाए थे। व्यापार करने आए थे और शासन करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले देखेंगे प्रशासनिक नीतियाँ। 1857 के पूर्व आधुनिक तरीके से भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने की नीति के विरुद्ध सरकार ने 1858 के पश्चात व्यापक प्रतिक्रियावादी नीतियों का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे सरकार का यह मानना था कि यह भारतीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं है तथा उनके लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अपरिहार्य है। दूसरा है बांटो एवं राज करो की नीति। प्रशासनिक नीति में सबसे पहले कौन सा नीति है? बांटो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने साम्राज्य के विरुद्ध किसी संगठित जन प्रतिक्रिया को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया तथा बांटो व राज करो की निजतापूर्ण नीति प्रारंभ कर दी। इस नीति के तहत उन्होंने शासकों को अपनी प्रजा के विरुद्ध, एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध तथा हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीति को अपनाई। 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के दमन की जो नीति अपनाई गई थी, सरकार ने उसे त्याग दिया तथा निश्चय किया कि वह मुसलमानों के मध्य एवं उच्च शिक्षित वर्ग का प्रयोग राष्ट्रवाद के उदय को रोकने में करेगी। अपनी नीति के तहत उसने मुसलमानों को शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया तथा उनके राजनीतिक शोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। इस कार्य के पीछे उसकी मंशा थी शिक्षित भारतीयों के मध्य टकराव पैदा करना तथा इसका उपयोग एक हथियार के रूप में उपनिवेशी शासन के हितों के लिए कर पाने में सक्षम होना। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स बोले गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट जो सर चार्ल्स वुड के द्वारा बोला गया था। समस्त अनुभव हमें यह शिक्षा देता है कि जहाँ भी एक प्रभावी जाति एक अन्य जाति पर राज करती है तो सरकार का मृदुतम स्वरूप भी निरंकुश होता है। दूसरा है अनिल सिल के द्वारा बोला गया है, मनोनयन, प्रतिनिधित्व एवं चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारतीयों को साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए सूचीबद्ध करने जैसी है। दूसरा है शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष। भारत के उभरते मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व ने अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग की। उस समय जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुभारंभ हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब अंग्रेजों ने इस कदम को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा इस राष्ट्रवादी नेतृत्व के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लिया। वास्तव में इसके बाद अंग्रेजों ने उन सभी व्यक्तियों एवं प्रयासों का विरोध किया जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अत्यंत प्रतिक्रियावादी समूह अर्थात भूस्वामियों और जमींदारों की ओर भी मित्रता का हाथ बढ़ाया। सरकार ने उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए कई प्रकार की उपाधियां प्रदान की। अनेक जमींदारों को उनकी पुरानी जमींदारियां वापस लौटा दी गई। उदाहरणार्थ अवध राज्य के अधिकांश तालुकदारों की जमीनें उन्हें लौटा दी गई। सरकार ने जमींदारों एवं भूस्वामियों को भारतीयों का परंपरागत नेता कहा। उनके सभी विशेषाधिकारों तथा स्वार्थों की रक्षा की गई और उन्हें खुश करने के निमित्त सरकार ने किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी। वस्तुतः सरकार इस बात से भली भांति अवगत हो चुकी थी कि जमींदारों का तत्कालीन भारतीय लोगों पर गहरा प्रभाव है। भले ही इसका आधार जमींदारों की शक्ति ही था,
सरकार का अनुमान था कि वह इनका प्रयोग कर शिक्षित भारतीयों की मांगों को भली भांति कुचल सकती है। व्यवहारिक रूप में अंग्रेजों का यह अनुमान सही निकला। उनके प्रयासों से धीरे धीरे भूस्वामी और जमींदार उपनिवेशी शासन के भक्त बन गए तथा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का खुलकर साथ निभाया। एक और स्टेटमेंट है, लॉर्ड लिटन के द्वारा बोला गया है, इंग्लैंड की राजशाही को भविष्य में शक्तिशाली देशी कुलीन तंत्रों की आशाओं, इच्छाओं, सहानुभूतियों और हितों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। इसके पीछे जमींदारों की यह सोच थी कि उनके विशेषाधिकारों एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश राज्य का होना आवश्यक है। तीसरा है सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन करने का निर्णय लेने के कारण सरकार ने सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। अंग्रेजों का मानना था कि इन सुधारों का समर्थन करने के कारण समाज का रूढ़िवादी तबका उसके विरुद्ध हो जाएगा तथा सरकार को अपने क्रोध का निशाना बनाएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक चेतना को भी प्रोत्साहित किया। अविकसित सामाजिक सेवाएं। सरकार द्वारा सेना एवं नागरिक प्रशासन पर किए जा रहे भारी व्यय तथा विभिन्न विद्रोहों को कुचलने में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत ढांचे इत्यादि जैसी सामाजिक सेवाएं उपेक्षित हो गई तथा इन पर किया जाने वाला व्यय अत्यल्प रह गया। जन सामान्य के लाभार्थ किए जाने वाले विकास कार्य लगभग ठप हो गए तथा अधिकांश सरकारी योजनाएं समाज के उच्च और विशिष्ट वर्गों के हितों के अनुरूप बनने लगी। प्रशासनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा उच्च वर्गों की सुविधाओं के आसपास सिमटकर रह गया। श्रमिक विधान। 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब भारत के विभिन्न कारखानों एवं बागानों की कार्य दशाएं अत्यंत दयनीय थी। कार्य के घंटे काफ़ी लंबे थे तथा पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों को भी काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इन मजदूरों का वेतन भी काफ़ी कम था। कार्यस्थलों में अत्यधिक भीड़ होती थी तथा स्वच्छ हवा इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं थी। प्रदूषित हवा की निकासी के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव था तथा श्रमिकों को कम रोशनी में भी घंटों काम करना पड़ता था। कार्यस्थलों में प्रायोगिक तौर पर सुरक्षा उपाय भी अत्यल्प होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम भारत में नहीं अपितु ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा उठाई गई थी। उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी के कारण उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। इस मांग से भारतीय श्रमिक नेता काफ़ी प्रभावित हुए तथा उन्होंने मांग की कि भारतीय कपड़ा मिलों की निम्न स्तरीय कार्य दशाओं में सुधार किया जाए और मजदूरों का शोषण रोका जाए। उन्होंने कारखानों में कार्य दशाओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग भी की। 1875 में प्रथम आयोग की नियुक्ति की गई तथा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। यह अधिनियम बाल श्रमिकों 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्याओं से संबंधित था। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाए। बच्चों के लिए एक दिन में काम करने की अवधि अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल श्रमिकों को 1 माह में 4 अवकाश दिए जाएं। खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 10 साल बाद हुआ। पहला अधिनियम आया 1881 में, दूसरा 1891 में। बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु को 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और अधिकतम आयु को 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया। मतलब पहले जो उम्र था 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच, वो बढ़ा दिया गया 1891 में। कितना कर दिया गया? 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और उधर 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया।
बच्चों के लिए काम करने के घंटों को घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया, जो 1881 में 9 घंटे था। महिलाओं के लिए काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया, जिसमें 1 घंटे का मध्य अवकाश निश्चित किया गया। लेकिन पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी अनिश्चित रहे। लेकिन इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय एवं कहवा बागानों में लागू नहीं किया गया, जहां मजदूरों का निर्दयतापूर्ण शोषण किया जाता था तथा उनकी स्थिति दासों के समान थी। कुछ बागान मालिक मजदूरों से एक अनुबंध पत्र पर दस्तखत करवा लेते थे, जिसके पश्चात मजदूर उस मालिक के यहाँ काम करने को विवश हो जाते थे तथा वे किसी प्रकार के काम से इनकार नहीं कर सकते थे। सरकार ने भी ऐसे बागान मालिकों को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नियम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अनुबंध की अवहेलना फौजदारी अपराध था, जिसमें बागान मालिक को यह अधिकार दिया गया था कि वह दोषी मजदूर को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी दबाव के कारण कई अन्य श्रमिक विधान बनाए गए, लेकिन मजदूरों की दशाओं में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। अब कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको भी देखते हैं। हैमिल्टन के द्वारा, जो भारत सचिव था 1897 में, उसके द्वारा क्या बोला गया। उत्तर पश्चिम और पंजाब में हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य मतभेद बढ़ने की खबरें सुनकर मुझे खेद हुआ है, लेकिन दोनों के मध्य एकता होनी चाहिए या मतभेद, यह तय करना अत्यंत कठिन है। वैसे यदि एकता होगी तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक होगा, और यदि मतभेद होंगे तो अंग्रेजों को शासन करने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं होंगी। फिर भी यदि उपनिवेशवादी हितों के मद्देनज़र सोचा जाए तो हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद होना ही अंग्रेजों के लिए अधिक लाभप्रद होगा। एक और जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। हमसे कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं तथा हम पर शासन करना उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। यदि हमने उनका विरोध किया तो वे अपनी साम्राज्यवादी प्रजाति के शेर जैसे गुणों को दिखाना प्रारंभ कर देंगे। अब है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में अत्यधिक सजग थे तथा अत्यंत शीघ्रता से इसका उपयोग कर लेते थे। उनका उद्देश्य प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित बनाना, भारतीयों में चेतना जागृत करना तथा सरकार की दमनकारी एवं पक्षपातपूर्ण योजनाओं की आलोचना करना था। 1835 में चार्ल्स मेडकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया, लेकिन लिट्टन, जो कि इस बात से भयभीत था कि प्रेस द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों में चेतना का प्रसार कर सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, भारतीय प्रेस के दमन पर उतर आया तथा उसने 1878 में अलोकप्रिय भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। तीव्र जन विरोध के कारण लॉर्ड रिपन ने 1881 में इस घृणित अधिनियम को रद्द कर दिया। हम जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को सुधारवादी शासक माना जाता है, सुधार का जनक इसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो सबसे पहले भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था 1835 में चार्ल्स मेडकॉफ, और फिर से भयभीत होकर 1878 में लिट्टन ले आया था उसे, और हटाया फिर से किसने? लॉर्ड रिपन ने 1881 में हटाया। इसके पश्चात लगभग 2 दशकों तक भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के साए में फूलता फलता रहा, लेकिन स्वदेशी एवं बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 1908 एवं 1910 में इस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। अब है रंग भेद की नीति। अंग्रेजों ने प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता के विचार का अत्यंत व्यवस्थित ढंग से पालन किया। अपनी रंग भेद की नीति के चलते उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया तथा प्रशासन के सर्वोच्च पदों से भारतीयों को दूर रखा। अंग्रेजों ने नागरिक, प्रशासनिक एवं सेना के साथ ही रेल के डिब्बों, पार्कों, होटलों तथा क्लबों इत्यादि में भी रंग भेद की नीति को लागू करने का घृणित प्रयास किया।
अपनी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को सरेआम पीटने, उन्हें जिंदा जलाने तथा उनकी हत्या करने जैसे अमानवीय एवं कायरतापूर्ण हथकंडे भी अपनाए। एक स्थान पर लॉर्ड एल्गिन ने लिखा है कि हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। यद्यपि हमें भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तथापि उन्हें इस बात का बराबर एहसास कराते रहना होगा कि वे हमसे निकृष्ट हैं, तभी हमारे साम्राज्य के हित सुरक्षित रह सकेंगे। ऐसा लॉर्ड एल्गिन बोल रहा है कि भले उनको हम प्रोत्साहित करेंगे सरकारी सेवा में लाकर, लेकिन उनको हमेशा एहसास कराते रहेंगे कि वो हमसे नीचे हैं और हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं। अब है भू राजस्व नीतियाँ। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भूराजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा, तथापि धीरे धीरे कंपनी के खर्चों में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई करने के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि भू राजस्व ही एक ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करने तथा अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तथा कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय तक भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया तथा इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलियों, जमींदारों या लगान के ठेकेदारों के माध्यम से ही की जाती रही, तथापि उसके पश्चात कंपनी द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गई। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कई नए प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त कायम किए। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई: जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये सब क्या थे? 3 प्रकार के भू राजस्व की पद्धति थे। जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी पद्धति मद्रास, बॉम्बे तथा असम के कुछ भागों में लागू हुई। मालवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई। देखिए, भारत में कितने प्रकार की भू राजस्व पद्धति था? 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति था। कौन कौन? जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो सबसे पहले जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त जो था वो कहाँ कहाँ लाया गया था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत के बनारस में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू किया गया। रैयतवाड़ी पद्धति कहाँ लाया गया? तो रैयतवाड़ी पद्धति लाया गया मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ भाग में। और महालवाड़ी पद्धति ये कहाँ लाया गया? तो मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में और पंजाब में। अब देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। रैयतवाड़ी पद्धति कहाँ कहाँ? मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ भाग में। और महालवाड़ी पद्धति कहाँ? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में लागू किया गया। हेस्टिंग्स की व्यवस्था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। किसने लागू की? इजारेदारी प्रथा किसने लागू की? ये लागू किया 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में ही लागू की गई थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य 2 विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी
तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। कथा इसका मुख्य विशेषता था इजारेदारी व्यवस्था का। इजारेदारी व्यवस्था एक नई भू राजस्व पद्धति था जिसको 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। और इसमें मुख्य दो विशेषता था। क्या क्या था? वो 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था था और जो सबसे अधिक बोली लगाते थे उसको ही भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई। 5 वर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 में इसे परिवर्तित कर दिया गया। जब वसूली में अस्थिरता आ गया तो वो क्या किया, उसको 1777 में इसको परिवर्तित कर दिया तथा ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। 5 वर्षीय से घटाए कितना वर्ष कर दिया गया? 1 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। किंतु प्रतिवर्ष ठेके की यह व्यवस्था और अधिक असफल रही क्योंकि इससे भू राजस्व की दर तथा वसूल की गई राशि की मात्रा प्रतिवर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को यह अनिश्चितता होती थी कि अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। चूँकि इस व्यवस्था के तहत इजारेदारों, ठेकेदारों या जमींदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वे भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं लेते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना होता था। इसके लिए वे किसानों का उत्पीड़न भी करते थे। ये इजारेदार वसूली की पूरी रकम भी कंपनी को नहीं देते थे। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा तथा वे कंगाल होने लगे। यद्यपि यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी, फिर भी इससे कंपनी की आय में वृद्धि ही हुई। अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या था। 3 व्यवस्था हम लोग पढ़े थे, अस्थायी, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त देखते हैं। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया तथा उसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था ही जारी रही। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की, किंतु इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण कृषक बर्बाद होने लगे तथा कृषि का पराभव होने लगा। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी तथा उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। अतः उसके सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करे तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से अस्थायी समझौता कर ले। डायरेक्टरों का यही आदेश अंत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे मुख्य कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमरारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यद्यपि प्रारंभ में इस व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं थीं, जैसे समझौता किससे किया जाए, किसान से या जमींदार से, राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो और यह समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या अस्थायी रूप से किया जाए। प्रारंभ में इन समस्याओं के संबंध में जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट एवं स्वयं कॉर्नवालिस में तीव्र मतभेद थे। अतः इन समस्याओं पर पर्याप्त एवं पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास, कंपनी के डायरेक्टर जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। हम लोग इसके पहले भी देखे थे कि
जमींदारी व्यवस्था जो था या अस्थायी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस प्रखंड में और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था। और इसको अस्थायी कब किया गया? 1793 में अस्थायी कर दिया गया। पहले 1790 में 10 वर्ष के लिए यह समझौता हुआ था, लेकिन 22 मार्च 1793 में जमींदारी प्रथा को या अस्थायी बंदोबस्त को अस्थायी कर दिया गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। देखिए, इसका विशेषता ये था, अगर वो लगान सही तरीके से देता रहता तो वो पैतृक और हस्तांतरणीय हो चुका था और हमें अस्थायी हो गया था ये अधिकार उनका। उन्हें उनकी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता था, उनसे छीना नहीं जा सकता था अगर वो लगान सही से देते रहे तो। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी एवं अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। मतलब जितना सरकार तय करी कि मतलब तुमको इतना ही राजस्व वसूली करना है, लेकिन अगर वो जमींदार चाहता था तो अधिक वसूली भी कर सकता था और वो खुद रख सकता था। ये अस्थायी बंदोबस्त में हुआ। और रकम कितना रखा गया, तो जो कंपनी को देना था वो 10/11 देना था और जो स्वयं रखना था वो 1/11 रखना था। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब एक तारीख निश्चित कर दिया गया था कि इस तारीख तक तुमको भू राजस्व दे देना है कंपनी को। अगर नहीं देता था तो उसकी जमींदारी नीलाम होने लगती थी। कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्देश्य: कंपनी द्वारा भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के मुख्य उद्देश्य थे इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। भारत में कंपनी के फैलते साम्राज्य के मद्देनज़र अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके पास एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान कर सके। इसी कारण से अंग्रेजों ने जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट में थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए तथा कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। कंपनी की आय में वृद्धि करना। चूँकि भू राजस्व कंपनी की आय का अत्यंत प्रमुख साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ व हानियाँ। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग राय प्रकट की है। कुछ इतिहासकारों ने इसे साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना है तो कुछ ने इसके विरोध में तीव्र मत प्रकट किए। लाभ: इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गांव छोड़कर शहरों में बस गए। जमींदारों को रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया तथा कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोहों को कुचलने में सरकार की सहायता की। कालांतर में इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ओनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इत्यादि बनाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा घोषित की।
अब इससे हुआ क्या क्या? सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट तैयार करने में उसे आसानी हुई। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। उसके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के कारण जमींदारों ने कृषि में अस्थायी रूप से रुचि लेनी प्रारंभ कर दी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास किए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की प्रगति हुई। जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के व्यवसाय में लगा तथा इससे सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। सूबों की आर्थिक संपन्नता से सरकार को लाभ हुआ और हानि क्या हुआ वो भी देखते हैं। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसान को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व शोषण का सामना करना पड़ा तथा वे पूर्णतया जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे जमींदार जो राजस्व वसूली की उगाही में उदार थे, भू राजस्व की उच्च दरें सरकार को समय पर अदा नहीं कर सके। उन्हें बेरहमी से बेदखल कर दिया गया तथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई। जमींदारों का यह वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बना रहा तथा कई अवसरों पर तो उसने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद भी की। इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए तथा उनमें सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलनों में से कुछ के लिए इस असंतोष ने भी योगदान दिया। इस प्रकार इस व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा उसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। यद्यपि सरकार की आय भी बढ़ी, तथापि अन्य दृष्टिकोणों से इससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लाभ 15 से 20 वर्ष या इससे थोड़े अधिक समय के बंदोबस्त द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे और इस बंदोबस्त को अस्थायी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए भले ही लाभदायक रही हो, किंतु इससे कोई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए ही लाभदायक थी, दीर्घकालिक लाभ इससे प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए इसको कुछ ही स्थान पे लागू किया गया था। भारत के सभी क्षेत्र में लागू नहीं हुआ था और स्वतंत्रता के पश्चात तो इसको सभी स्थानों से इसका व्यवस्था को समाप्त ही कर दिया गया था। ये कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी प्रांत का बनारस क्षेत्र और कर्नाटक का उत्तरी भाग में ये था। अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात दूसरा व्यवस्था आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह भी भू राजस्व की एक नई पद्धति थी। इसको शुरू कहाँ किया गया? 1820 में। किसके द्वारा शुरू किया गया? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। और कहाँ का वो गवर्नर था? तो मद्रास का गवर्नर था। इस व्यवस्था को मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ भागों में लागू किया गया। बॉम्बे में इस व्यवस्था को लागू करने में
बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1820 में जब लागू हुआ था मद्रास में, तो उस समय गवर्नर था थॉमस मुनरो और बॉम्बे में लागू करने वाला गवर्नर था उस समय एल्फिंस्टन। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। उपज पे नहीं यह बात रहा। अब क्या हुआ कि जिसका जितना ज़्यादा भूमि का क्षेत्रफल रहेगा उसी आधार पर उससे भू राजस्व लिया जाएगा। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। बिचौलिए कौन? जमींदार। क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तथा उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। अब है महलवाड़ी पद्धति। महलवाड़ी पद्धति लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत के आगरा में और पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर 51% भूमि आया था और इसमें 30% भूमि आया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महल की मानी जाती थी, तथापि व्यवहारिक रूप से किसान महल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या महल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया।
किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल ही समाप्त हो गए। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था का समग्र प्रभाव। मालवाड़ी बंदोबस्त को ब्रिटिश शासनाधीन प्रमुख क्षेत्रों उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में कतिपय बदलावों के साथ लगभग 30% क्षेत्र पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश शासनाधीन क्षेत्र के 51% पर लागू किया गया, जिसमें बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसीज, असम तथा ब्रिटिश इंडिया के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। यह सभी राजस्व बंदोबस्त किसानों और जमींदारों के लिए भी हानिकारक साबित हुई, जैसा कि लगान की दरें बेहद अधिक थी और कई जमींदार उसे चुकाने में असफल हो गए, जिससे उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। भू-राजस्व की ऊंची दरों ने किसानों को ऋण के आजीवन दुष्चक्र में धकेल दिया। विभिन्न प्रकार के राजस्व बंदोबस्त ने भूमि के निजी स्वामित्व के नवीन रूपों को बढ़ावा दिया, जिसमें नवोन्मेष का लाभ किसान तक नहीं पहुंचा। इसने कृषकों की स्थिति बदतर कर दी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता व्यापक हो गई। जमीन पर जमींदार के अस्थायी स्वामित्व से भूस्वामित्व व्यवस्था असमान हो गई। सरकार के राजस्व के संरक्षण हेतु जमीन को बिक्री योग्य बनाने, कुछ समय के लिए लीज पर देने तथा भूमि से बेदखल करने जैसी नीतियों को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण समुदाय दो शत्रु समूहों में बट गया। भूमिपति वर्ग और कृषक वर्ग। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के स्थायित्व एवं सद्भाव को धक्का लगा। ग्रामीण दस्तकार बेरोजगार हो गए तथा भूमिहीन श्रमिकों में परिवर्तित हो गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों, अधिवक्ताओं की फीस तथा औपचारिक प्रक्रियाओं ने पुरानी रीतियों एवं प्रणालियों का स्थान ले लिया। ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था ने भारतीय कृषकों का महाजनों तथा दलालों द्वारा शोषणकारी रूप को बेनकाब किया। सरकार की राजस्व दरें बेहद अधिक थी। ऐसी स्थिति में भूमिपतियों ने राजस्व एकत्रित करने का कार्य बिचौलियों को दे दिया, जो किसानों से मोटी रकम वसूलते थे। इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। शोषणकारी राजस्व मांगों के चलते कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। मतलब ऐसा फसल उगाया जाने लगा जो हमें ज़्यादा नकदी फसल उगाया जाने लगा। कृषि का वाणिज्यीकरण तो वही हुआ, क्योंकि अगर सिर्फ वैसा उपजाया जाता जो हमारे ही देश में रह जाए, उस फसल हमारे लोगों द्वारा खपत कर लिया जाए, तो उतनी आमदनी नहीं होती थी। तो कृषि का क्या होने लगा? वाणिज्यीकरण होने लगा, क्योंकि राजस्व ज़्यादा चाहिए था कंपनी को। भारत में अंग्रेज़ों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। 1813 तक अंग्रेज़ों ने भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, किंतु यूरोप में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रकाश में ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलतः 1813 के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे। औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। इसके फलस्वरूप मशीनी युग एवं पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन के औद्योगिक हितों में परिवर्तन आया। इन औद्योगिक हितों में वृद्धि के कारण इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि यदि भारत को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाए तो ब्रिटेन में निर्मित सामान की खपत वहां आसानी से हो जाएगी तथा उसके औद्योगिक हितों की पूर्ति हो सकेगी। इस कार्य के लिए आंशिक आधुनिकीकरण तथा भारतीय समाज में परिवर्तन आवश्यक था। बौद्धिक क्रांति। इसके फलस्वरूप नई प्रकार की विचारधाराओं, मान्यताओं,
शिष्टाचार के तरीकों तथा नैतिकता की नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ। फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के 3 महान संदेशों स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व से ने न केवल फ्रांस अपितु पूरे विश्व में लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए रुझान के बहुत बौद्धिक प्रवर्तक थे बेकन, लॉक, वोल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ एवं बेंथम, तथा साहित्यिक प्रवर्तक थे वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली एवं चार्ल्स डिकेंस। नए विचारों की विशेषताएं। नए विचारों की इस लहर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थीं। तर्कवाद। यह किसी भी वस्तु के संबंध में तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थक था। मानवतावाद। यह मानवता से प्रेम की वकालत करता है। इसके अनुसार मानवतावाद का सिद्धांत सर्वोपरि है। प्रत्येक मनुष्य को न केवल स्वयं से अपितु संपूर्ण मानवता से प्यार करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत आनंद के लिए किसी दूसरे मनुष्य का अहित करे। इससे मानवतावाद को हानि पहुंचती है। मानवतावाद के सिद्धांत से स्वतंत्रता, समाजवाद एवं व्यक्तिगतता के सिद्धांतों को प्रोत्साहन मिला। विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है तथा समय के साथ प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। मानव में यह क्षमता है कि वह अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति एवं समाज को परिवर्तित कर सकता है। विचारधाराएं या सिद्धांत। विचारों के नए प्रवाह से प्रशासकों के मध्य टकराव हुए तथा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न सिद्धांतों या विचारधाराओं का जन्म हुआ। रूढ़िवादी। ये परंपरागत व्यवस्था के हिमायती थे। इन्होंने अत्यल्प परिवर्तनों की वकालत की। इनके मतानुसार भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है लेकिन उससे निम्न नहीं है। इस विचारधारा के चिंतक भारतीय दर्शन एवं सभ्यता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसके अनुसार यदि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना भी हो तो पाश्चात्य विचारों का समावेश सनह एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।